यह लेक्चर हिस्टोरिकल रिव्यू टाइप्स एंड स्कोप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत लेक्चर 1 एवं 2 के कंटिन्यूएशन में है। पूर्व में हमने पढ़ा इस टॉपिक के अंतर्गत एम्ब्रियोलॉजी शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब क्या है, ऑन्टोजेनी, फाइलोजेनी, इन टर्म्स का क्या मतलब है। हमने पढ़ा बायर्स लॉ एवं हैकेल्स लॉ। अब हम आ जाते हैं थ्योरीज ऑफ प्री फॉर्मेशन एंड एपिजेनेसिस। हमने इससे पूर्व ये भी पढ़ा डिस्क्रिप्टिव एंड कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत किस प्रकार से डेवलपमेंटल बायोलॉजी के फील्ड का विकास हुआ। थ्योरीज ऑफ प्री फॉर्मेशन एंड एपिजेनेसिस। तो डिस्क्रिप्टिव एंड कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के आगे हम बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन यानी कि पूर्व रचनावाद एवं पश्च जनन का सिद्धांत। ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट को लेकर के जो भी क्यूरियोसिटीज थी, जो भी प्रश्न थे, वो सब डिस्क्रिप्टिव एंड कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के अध्ययन से सेटिस्फाई नहीं हो पाए। प्रश्न ये था कि ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट होता ही क्यों है, क्या फोर्सेस हैं जिनकी वजह से चेंजेस आते हैं, और मतलब किस प्रकार से एक छोटी सी कोशिका एक छोटी सी कोशिका से प्रारंभ होकर के एक बड़ी सी जटिल संरचना का निर्माण हो जाता है। एरिस्टोटल ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया फिलोसफिकल टीचिंग्स के आधार पर। उन्होंने कहा कि मदर से शिशु को डेवलपमेंट के लिए सब्सटेंस दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। माता से शिशु को न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, किंतु जो क्रिएटिव प्रिंसिपल है वो पिता सप्लाई करता है। तो इस प्रकार से उन्होंने भी कहा, उनका भी तात्पर्य था कि फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता होती है। उन्होंने फर्टिलाइजेशन की नेसेसिटी के महत्व को बताया। थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन 17th एंड 18th सेंचुरीज में सभी बायोलॉजिकल साइंसेस बहुत ही रैपिडली, तीव्र गति से डेवलप हुए और उसके साथ साथ फिजिको केमिकल साइंसेस भी डेवलप हुए। इसी काल में थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन प्रचलित हुआ। पूर्व रचनावाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन, इसी काल में प्रचलित रहा। थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मेशन के अनुसार एक के अंदर पहले से ही एक इनविजिबल फॉर्म में संरचनाएं उपस्थित रहती हैं, चाहे वो दृष्टिगोचर नहीं हो पाती हैं।
ये माना गया प्रीफॉर्मेशन थ्योरी के अंतर्गत कि सारे पार्ट्स फ्यूचर एम्ब्रियो के पहले से ही एग के अंदर उपस्थित हैं, किंतु वे एक ट्रांसपेरेंट फोल्डेड टुगेदर और सूक्ष्म अवस्था में है जिसे हम देख नहीं सकते। जो ही एम्ब्रियो डेवलप होने लग जाती है तो ये पार्ट्स ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, अनफोल्ड खुल जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं और सघन हो जाते हैं और इन्हें देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से एम्ब्रियो एवं फ्यूचर एनिमल पहले से ही प्रीफॉर्म्ड अवस्था में पहले से ही निर्मित होता है, पहले से ही बना हुआ पाया जाता है एग में। स्पर्मेटोजोआ की जब डिस्कवरी हुई सेमाइनल फ्लूइड में, तब ओवम एंड स्पर्मेटोजोआ के सिग्निफिकेंस को प्रतिपादित किया गया। ये समझा गया कि प्रीफॉर्म्ड एम्ब्रियो दोनों में ही नहीं हो सकते, एग एंड स्पर्मेटोजोन दोनों में नहीं हो सकते। प्रीफॉर्मेशनिस्ट जो थे, जो भी जिन्होंने भी इस थ्योरी को दिया था, थ्योरी ऑफ प्रीफॉर्मेशन, तो वो स्प्लिट हो गए दो धड़ों में, ओविस्ट एवं एनिमल क्यूलिस्ट्स। ओविस्ट ने कहा कि एम्ब्रियो एग में प्रीफॉर्म्ड होता है और उन्होंने कहा कि जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो स्पर्मेटिक फ्लूइड में उपस्थित होते हैं और एक पैरासाइटिक लाइफ लीड करते हैं। और दूसरी ओर एनिमल क्यूलिस्ट्स ने कहा कि एम्ब्रियो स्पर्मेटोजोन में प्रीफॉर्म्ड अवस्था में पाया जाता है और एग्स मात्र न्यूट्रिशन पोषण देने का काम करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो में। इस बहस में ओविस्ट्स की जीत हुई जब ये समझा गया कि इंसेक्ट्स जैसे कि एफिड्स में पार्थिनोजेनेटिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है। तो ये समझा गया कि एग का डेवलपमेंट बिना निषेचन के संभव है, फर्टिलाइजेशन के संभव है। ऑब्वियसली तब ये मान लिया गया कि जो एम्ब्रियो है वो स्पर्मेटोजोन में प्रीफॉर्म्ड अवस्था में नहीं होते। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस यानी कि पश्चजनन का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ प्रीफॉर्मेशन से सभी जो बायोलॉजिस्ट थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। कैस्पर फ्रेडरिक वुल्फ ने कार्य किया और उन्होंने थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस प्रस्तुत किया। वुल्फ ने चिक डेवलपमेंट के स्टेजेस का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि कोई भी फ्यूचर पार्ट्स उपस्थित नहीं है एम्ब्रियो में। He found that the egg was by no means devoid of any visible structure. There was a structure present, but it was different than that of the later embryo.
उन्होंने बताया कि एम्ब्रियो में ग्रैन्युलर पदार्थ पाया जाता है और ये जो ग्रैन्यूल्स थे संभवतः ये कोशिकाएं थीं या न्यूक्लियाई थे। ये जो ग्रैन्यूल्स थे वे व्यवस्थित होकर के स्तर बनाते हैं जिन्हें हम आज जर्मिनल लेयर्स कहते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रीफॉर्म्ड एम्ब्रियो नहीं पाया जाता है भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था में। मात्र वही पदार्थ होता है एग में जिससे कि फ्यूचर में एम्ब्रियो का निर्माण हो सके। मतलब एग के अंदर कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं होता है जिसे हम प्रीफॉर्म्ड एम्ब्रियो कह सकें। मात्र वो ही पदार्थ पाया जाता है एग में जिससे कि फ्यूचर में एम्ब्रियो बिल्ट हो सके।